हाकुजाden पहला कलर्ड एनिमे मूवी था और सैली द विच पहला कलर्ड एनिमे टीवी सीरीज। ये तो आप सब जानते होंगे, पर क्या आप ये जानते हैं कि सैली द विच पहला कलर्ड एनिमे टीवी सीरीज नहीं रहने वाला था। पहला कलर्ड टीवी एनिमे सीरीज होने वाला था एस्ट्रो बॉय, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय नन अदर देन द मैन, द मिथ, द लेजेंड हिमसेल्फ, गॉडफादर ऑफ मांगा, ओसामू तेजुका। और इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक इंटरेस्टिंग लोर है जो कि मैंने सोचा कि आपको बताया जाए। 1963 में ओसामू तेजुका का एक विजन था। वो पहला कलर टीवी एनिमे सीरीज बनाना चाहते थे जिसमें वो अडेप्ट करने वाले थे अपने खुद के मांगा एस्ट्रो बॉय को, जो कि ऑलरेडी उस टाइम पे काफी पॉपुलर थी और वो उनकी पर्सनल फेवरेट भी थी। तो वो अपने लिखे हुए इन किरदारों को जान देना चाहते थे और वो चाहते थे कि अगर इसका एनिमेशन बने तो वो कलर्ड एनिमेशन हो, जो कि पहला कलर्ड एनिमे टीवी सीरीज तो होगा ही जापान का। पर अचीवमेंट असाइड वो खुद भी अपने इन किरदारों को, कैरेक्टर्स को कलर्स में देखना चाहते थे। पर उनके सामने काफी सारे चैलेंजेस थे उस टाइम पे, जैसे कि उस टाइम पे जापान का टीवी का टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था। ज्यादातर लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी यूज करते थे और कलर्ड एनिमेशन बनाने के लिए काफी पैसा लगता है, जो कि उनके उस टाइम के नए नए प्रोडक्शन हाउस मुशी प्रोडक्शन के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। पर उन चैलेंजेस को फाइट करने के लिए उन्होंने ऐसी टेक्निक्स निकाली जो कि इतने ब्रिलियंट थे कि सालों तक लोगों ने इसे कॉपी किया और आज भी कई सारे प्रोडक्शन हाउस ये टेक्निक यूज करते हैं। फिलहाल एनिमे के डिजिटलाइज होने की वजह से ये चीजें कम हो गई है, पर कुछ साल पहले तक काफी सारे प्रोडक्शन हाउस इस टेक्निक को यूज किया करते थे। अपने इस सपने को हकीकत बनाने के लिए उनके सामने काफी सारे चैलेंजेस थे। सबसे पहला तो 1960s में कलर टीवी काफी रेयर थी जापान में। ज्यादातर लोगों के पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था और साथ ही साथ जो टीवी नेटवर्क्स भी थे वो भी कलर ब्रॉडकास्ट को प्रायोरिटाइज नहीं करते थे। प्लस जैसा कि मैंने कहा, ओसामू तेजुका का जो प्रोडक्शन स्टूडियो था मुशी प्रोडक्शन, वो उस टाइम पे नया था और उनके पास बजट भी काफी कम था। तो इस चैलेंज से फाइट करने के लिए उन्होंने एक ऐसा ब्रिलियंट मास्टर स्ट्रोक खेला जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। ओसामू तेजुका इन्वेंटेड 3 न्यू प्रोडक्शन टेक्निक्स। सबसे पहला था लिमिटेड एनिमेशन, यानी कि फ्यूअर फ्रेम्स पर सेकेंड, जिससे उनका टाइम भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे। दूसरा था रीयूज्ड एसेट्स, यानी कि जो बैकग्राउंड्स, जो शॉट्स उन लोग पहले यूज कर चुके हैं उसको वो रिसाइकल करते थे। यानी कि अगर घर का सीन उन्होंने एक बार ड्रॉ कर दिया और अगले सीन में भी वो घर पे है तो दोबारा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, उसी बैकग्राउंड को उन लोग रीयूज करेंगे। या अगर एस्ट्रो बॉय उड़ के कहीं जा रहा है तो उन लोग वही शॉट को रीयूज करेंगे। और ये चीजें काफी ऑब्वियस थी, बहुत ही क्लेवरली उन्होंने रिसाइकल किए उनके जो पुराने बैकग्राउंड्स और शॉट्स थे। और तीसरा है मिनिमल लिप सिंक, जिसपे मेनली उन्होंने फोकस किया स्टोरी टेलिंग पे इंस्टेड ऑफ फ्लूइड मूवमेंट्स। इसका फायदा ये हुआ कि उनको हर एक वर्ड के लिए, लिप सिंक के लिए एक नया कैरेक्टर नहीं ड्रॉ करना पड़ता या नया माउथ फ्लैप नहीं ड्रॉ करना पड़ता। और ऐसा करके ओसामू तेजुका ने काफी बजट बचाया अपना। और ऐसा मत समझना कि ये टेक्निक्स शॉर्टकट है या लेजी होना है। दीज टेक्निक्स weren't shortcuts. They became the blueprint of anime production for decades. पर फिर भी सैडली 1963 वाला एस्ट्रो बॉय कलर में नहीं बन पाया। पर उनका ये सपना पूरा हुआ 1980 में, जब एस्ट्रो बॉय को फाइनली उसका कलर रीमेक मिला, जब टेक्नोलॉजी और बजट दोनों उनके ड्रीम से कॉट अप कर चुके थे। और इस रीमेक के थ्रू में पता चला कि उनका ओरिजिनल विजन क्या था, वो क्या बनाना चाहते थे। अगर 1963 में उन्हें ये बजट मिला होता तो वो क्या कर सकते थे। तो 1963 में वो कलर नहीं बना पाए क्योंकि बजट उनके पास उतना जमा नहीं हो पाया था, पर इतना हो गया था कि वो एक एनिमेशन बना सके। और प्लस एस्ट्रो बॉय की काफी हाई डिमांड थी और जब एस्ट्रो बॉय शो चलेगा, जो कि उनको पता था कि वो चलने वाला है, तो उससे उन्हें और पैसे आएंगे जिससे वो इन्वेस्ट कर सके अपने फ्यूचर एंडेवर्स में, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि 1980 का एस्ट्रो बॉय। तो अगर अगली बार आप मॉडर्न एनिमे देखें तो हमेशा याद रखना कि ये पूरे इंडस्ट्री का स्टाइल, लिमिटेड एनिमेशन, क्लेवर कॉस्ट कटिंग और फोकस ऑन इमोशन ओवर मूवमेंट, ये सब ओसामू तेजुका के एक आइडिया से आया था कि वो एस्ट्रो बॉय को कलर बनाना चाहते थे। सैडली एस्ट्रो बॉय कलर में तो नहीं आ पाया, पर उसने आने वाले न जाने कितने डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, वॉइस आर्टिस्ट को और एनिमेटर्स को इंस्पायर किया टू बी व्हाट दे आर नाउ। तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, अगर आप मेरे चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करना और मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।